गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल कोचिंग संस्था में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर जो पीछे पूछा गया है, वो पेपर 2 CDP। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और जहाँ आपको नहीं समझ में आए कृपया कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो कृपया यहाँ देखिएगा। ठीक है, देखो क्या मांग तक करता है। देखिए, वो विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करता है। ठीक है, क्योंकि अनुदेशन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षकों और शिक्षार्थियों के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया होता है। अनुदेशन के पश्चात शिक्षार्थी व्यवहारों को प्रदर्शित करने में समर्थ होता है। इससे क्या होता है, दो प्रकार के व्यवहार होता है। कौन कौन? एक न्यूनतम आवश्यक व्यवहार और एक अंतिम व्यवहार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, शिक्षार्थियों तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। एक सेकंड की, हाँ, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारा मन नहीं करता है पढ़ने को तो हम उस ढंग से नहीं ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मन का भी होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका होना आवश्यक है। इसीलिए ठीक है, क्योंकि वो अगर क्रोधित रहेगा या कुछ रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? मेरे प्यारे साथियों, यह पोषण पर बल देता है। किस पे बल देता है? पोषण पर। क्योंकि बच्चों के पालन पोषण में सामाजिककरण और व्यक्तित्व के विकास में जो परिस्थिति उपयुक्त होती है उनकी वैज्ञानिक जानकारी सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा होता है। ठीक है, इस ज्ञान से ही बच्चों को बाल अपराधी, मादक द्रव्य व्यवसाय आदि से बचाता है। ठीक है, इसीलिए पोषण बल पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? देखिए, ये उद्यम के मुकाबला में हीनता स्तर पर। किस पे? उद्यम के मुकाबला हीनता स्तर पर। ठीक है, यह सिद्धांत बाल्यावस्था के मध्य से अंत तक परिलक्षित होती है। ये जो सिद्धांत है मनोसामाजिक, वो क्या होता है, बाल्यावस्था के मध्य से अंत तक परिलक्षित होता है और इस अवस्था में बालक में अपने आप को अयोग्य व असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, उनका मानना है कि बच्चे जिस आयु में संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना प्राप्त तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? यो उत्तर पारंपरिक स्तर पर। ठीक है, द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यहाँ तक जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं कृपया करके लेफ्ट साइड देखें। यहाँ तक क्लियर हो गया है। क्योंकि लॉरेंस कॉर्नबर्ग के नैतिक एवं विकास सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्तर में बालक के नैतिक आचरण पूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों की शक्तियों का पूर्ण विकास करने पर आधारित होता है। प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी, ये हमेशा आप याद रखिएगा, जॉन डीवी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है।
जॉन डीवी, ठीक है ना। हाँ, प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया। इसने अध्ययन की समय सारणी, बैठक व्यवस्था आदि में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। अब हम चलते हैं आत्मर प्रश्न की तरफ। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का आवश्यकता होती है? ठीक है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये गतिक बुद्धि की, काइनेटिक जिसको कहा जाता है, काइनेथेटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि गतिक बुद्धि के लोगों में वस्तुओं को सावधानी पूर्वक व कुशल ढंग से घुमाने एवं प्रयोग करने और शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है। गतिक बुद्धि के अन्य उदाहरण भी है। कौन कौन होते हैं? शिल्पकार होते हैं, सैनिक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। ये सब क्या है? गतिक बुद्धि के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं 9 नंबर। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है जी से जनरल, मतलब सामान्य बुद्धि होता है। जी कारक क्या होता है? सामान्य बुद्धि। अब हम समझते हैं स्पीयरमैन के बारे में थोड़ा। देखिए स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत की संरचना में 2 प्रकार के कारक होते हैं। एक जी कारक होते हैं, ठीक है, जी कारक। एक होता है एस कारक, ठीक है। जी कारक से मतलब है सामान्य बुद्धि और एस कारक से मतलब है विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, यहाँ तक स्पीयरमैन के बारे में समझ गए। 2 कारक है, जी कारक और एस कारक। अब हम चलते हैं 10 नंबर की तरफ। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? देखिए ये वस्तु स्थापित, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। जब उस ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है तो क्या करता है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की इंद्रजनित गामक अवस्था में शिशु 18 महीना से 24 महीना की अवस्था में ही उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया प्रारंभ करता है जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता, ठीक है। आप देखिएगा बच्चे समय क्या होता है, अगर कहीं वो कोई चाबी छुपा कर रख देता है तो वो वहां जल्दी ढूंढ देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 11 नंबर तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्योंकि कक्षा 12 तक लड़कियों के पढ़ने की निरंतरता यह दर्शाती है कि लिंग समानता को परिपुष्ट किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, ठीक है, क्या करने में? पढ़ाने में करता है। देखो व्यक्तित्व अंतर एक मनोवैज्ञानिक घटना है। ये जो है एक क्या है? मनोवैज्ञानिक घटना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। जो उन शील गुणों पर बल देती है जिसके आधार पर व्यक्ति जीव अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। सीखने के लिए आकलन क्या होता है? यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। के लिए क्या होता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में आकलन नियमित प्रक्रिया प्रदान करता है और अभिप्रेरणा क्रियाशील प्रदान करता है, ठीक है, क्रियाशीलता प्रदान करता है। अब 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है, ये क्या है? यह है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, ठीक है। जिससे अब इससे क्या होता है? इससे होता है क्या? इससे बच्चे उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, रुचि और रचनात्मक को संवेग मिलता है, वो उनके अनुभव में वृद्धि होती है, ठीक है। अब हम 15 नंबर पर आते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा पोर्टफोलियो आकलन। क्या है? पोर्टफोलियो आकलन। क्योंकि इसमें किसी संस्था, शिक्षार्थी या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का एक उचित संयोजन या संग्रह होता है। किसमें होता है? पोर्टफोलियो में, ठीक है। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ।
शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने से के माध्यम से विद्यालय क्या होता है। देखिए, ये जो है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभावित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना देखे। ठीक है, इससे क्या होता है, एक समावेशन होता है, समावेशी। ठीक है, इससे क्या होता है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। देखो, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में सभी प्रकार के शिक्षार्थी अध्ययन करते हैं, जिसमें उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है, ना कि किसी को नीचा दिखाकर। ठीक है, अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मेरे प्यारे साथियों, यह है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। देखिए, ये होता है पर्यावरणीय। ठीक है, पर्यावरणीय उपागम क्या है, वो अशांतकारी व्यवहार संबंधित विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों को और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। 19 नंबर आते हैं, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी क्या है, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए वो क्या होते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होती है, ये शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, समझते हैं इसके बारे में। क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का बुद्धि जो है, बुद्धि स्तर सामान्य शिक्षार्थियों से क्या होता है, अधिक होता है और इस बच्चों में सीखने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। अब हम चलते हैं 21 नंबर। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ये होता है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और इसके आधार पर क्या होता है, इन बच्चों द्वारा प्राप्त संप्राप्ति के स्तर का पता चल पाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम 22 नंबर पर आते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। ये सबसे सही तरीका विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। अब बस यहाँ 30 क्वेश्चन का सेट है। अब 23 नंबर पे है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार किस पे बल दिया है, देखते हैं। वो जो है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं, देखते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ और नीचे कर देता हूं। व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकलन डैश के लक्ष्य है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ वैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति सत्य को असत वो भ्रम से अलग करने की सबसे विधि है। ठीक है, 25 नंबर पर चलते हैं। कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, शिक्षार्थी को कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है। क्योंकि विकल्पात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिससे गणित संबंधी त्रुटियों को सरलता से कम किया जा सकता है। अब हम 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। यह होगा अंतराव्यक्तित्व या अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा नीचा कर देता हूं। ये क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, क्या होगा इसका, इंट्रापर्सनल। ठीक है, जिसको अंतर व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 27 नंबर। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ये जो है, हाँ, संवेग न केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उन्नत होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो, जबकि बच्चों के जीवन में संवेगों का विशेष स्थान है, इसके द्वारा वे प्रसन्न, क्रियाशील व उत्साहित होते हैं और शिक्षक ही उनके संवेगों को सही दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, संवेग मतलब जुनून।
राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उनका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? प्रेरक के रूप में, ठीक है, जिसको मोटिव कहा जाता है। अगर आपके अंदर मोटिव रहेगा तो हमें ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर मोटिव नहीं है तो आप भटकेंगे ही जरूर, ठीक है। इसलिए मोटिव रखिए और मोबाइल पर सिर्फ पढ़ाई कीजिए और इधर उधर वीडियो देखने के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। चलिए अब क्यों जरूरी है हम जानते हैं, ठीक है। बच्चों के जीवन में संयोगों का विशेष स्थान है। इसके द्वारा वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये सत्य आप देखते हैं। और प्रेरक की मोटिव की क्या होती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक, हाँ। चलिए जानते हैं एक बार फिर से। थोड़ा क्या हो, पॉज हो गया था वीडियो। देखो ये प्रेरक क्या होता है, मोटिव इसको क्या होता है, ठीक है। क्योंकि समस्या कल हल करने के लिए अभिप्रेरणा अंदर से जागृत होना चाहिए, ठीक है। यही आंतरिक बल प्रेरक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम 29 नंबर पर आते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है मेरे प्यारे साथियों? यह होगा आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ। बेंडुयुरा के सामाजिक अवलोकन द्वारा आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे साथियों? ये क्या होती है? प्रतिधारणा होती है, ठीक है। बेंडुरा क्या मानना देखते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं प्रेक्षात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो हो रहा है खत्म और सीडीपी हो गया है खत्म। अब हम शाम तक कोशिश करेंगे एसएसटी का 2014 सेशन डालें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।